हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने ही चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो कल आपने इसका फर्स्ट पार्ट किया था और फर्स्ट पार्ट में आपने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया पहले की तुलना में, लेकिन हिंदी मीडियम वालों से अभी भी आप पीछे हो। ठीक है, तो प्लीज़ उनके जरूर नज़दीक पहुंचने का प्रयास करो आप भी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी कुछ अच्छा और ज़्यादा अच्छा करूँ आपके लिए भी। इतने बच्चे मुझे देख रहे हैं, ठीक है। जब कम बच्चे देखते हैं तो उतना नहीं अपने आप को भी फील होता है भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे देख नहीं रहे, तो इस कारण। तो देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये टॉपिक क्या है कि आगे जो अपना चैप्टर स्टार्ट होगा इससे आगे, तो उसके लिए ये भी बेसिक टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। ठीक है, और यहाँ से कोई एक आधे नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन सकता। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो सबसे पहले आपको मैं याद करवाना चाहूंगा कि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी फर्स्ट चैप्टर में। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं अपने, कि कोई भी अगर अपने पास एक स्टैटिक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो उस चार्ज के अराउंड एक ऐसा फील्ड होता है, एक ऐसा एरिया होता है, जहां पे अगर अपने दूसरा चार्ज ले आए तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को तो अपने इलेक्ट्रिक फोर्स कहा था, और अगर वो यूनिट चार्ज पर लगता है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। यानी अपने क्या किया था, ई एफ इज इक्वल टू क्यू ई से ई बराबर एफ बटा क्यू फॉर्मूला निकाला था। यानी यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से क्या है कि ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर लगता था, तो मैग्नेटिक फील्ड किस पर लगेगा, मैग्नेट पर लगेगा। तो आप कहोगे कि सर मैग्नेट पर लगेगा तो फिर चार्ज पर भी तो लगता है। तो आपको एक चीज तो आपने ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में पढ़ ली कि कोई भी मूविंग चार्ज होता है, उस मूविंग चार्ज के अराउंड एक ऐसा एरिया या ऐसा फील्ड बन जाता है जिसमें क्या होता है कि अगर कोई दूसरा चार्ज आए या कोई मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए या खुद ही मैग्नेट को ले आए तो उस पर फोर्स लगता है। जैसे अपने नीडल वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, भी नीडल पर फोर्स लगता है, उस फोर्स को अपने मैग्नेटिक फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फोर्स अपने अराउंड एक एरिया जनरेट करता है, उस एरिया को अपने क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हुई कि किसी भी मूविंग चार्ज, या तो वो मूविंग चार्ज हो या आप कह सकते हो कि करंट फ्लो हो रहा हो किसी सर्किट में, तो करंट फ्लो भी तो मूविंग चार्ज के कारण ही होता है। चार्ज के फ्लो को अपने इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। तो या तो क्या मूविंग चार्ज या करंट फ्लो के कारण उसके अराउंड कोई भी आपका जो मूविंग चार्ज है या करंट है उसके अराउंड एक ऐसा एरिया बन जाता है जहां पे या तो अगर अपने दूसरा मूविंग चार्ज ले आए या फिर अपने क्या करें, कोई मैग्नेटिक मटेरियल ले आए या दूसरी करंट कैरिंग वायर ले आए, तो क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा। उस एरिया को ही अपने क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एरिया around a around a मूविंग चार्ज या फिर अपने कहेंगे और करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर वेयर, जहां पे क्या होता है, अनदर जो होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अनदर या तो मूविंग चार्ज, या तो क्या हो, मूविंग चार्ज हो, और या अपने कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर ही हो, करंट कैरिंग कंडक्टर ही हो, उस पर क्या लगे, करंट कैरिंग कंडक्टर फील्स मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, जहां पे उस पर क्या लगे, मैग्नेटिक फोर्स लगे, उसको ही अपने क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन तो चलो आपने एक तरीके से कर दिया, अब इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता था बच्चों कि एक चार्ज होता था, उसके लिए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर देते थे। लेकिन जहां बात मैग्नेट की आती है तो मैग्नेट में क्या होता है, एक चीज ना होके दो चीजें होती हैं, और वो क्या होती हैं, इसके दो पोल।
मैग्नेट में हमेशा दो पोल होंगे। आप चाहे मैग्नेट का कितने छोटे से छोटा, चाहे इसको आप तोड़ दो दो पार्ट में, जो दो पार्ट बनेंगे उनके भी आगे क्या बन जाएंगे, पोल बन जाएंगे, NS, इसका भी NS। हालांकि ये चीजें अपने 8th चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अपने थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो यहाँ पे दो पोल होते हैं हमेशा, इनके कारण ही क्या लगता है, फोर्स लगता है। आपने ये छोटी क्लासों में ये चीज तो पढ़ी होगी कि मैग्नेट के जो सेम पोल है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स अपने वर्ड पढ़ रहे हैं ये वाला, ये किस पर लगता है, मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट के बिटवीन लगता है। तो जब ये वाला लगता है फोर्स मैग्नेट के लिए, तो जो इसका फोर्स का फॉर्मूला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। वो आपकी बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, उसका डेरिवेशन नहीं दिया, और ना ही डेरिवेशन आपको करने की जरूरत है, क्योंकि जरूरत होती तो आपकी बुक में दिया होता, क्योंकि वो बड़ी क्लास हो या MSc लेवल की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट थे एक, कौन थे, लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने मैग्नेटिक फोर्स का एक फॉर्मूला दिया। ये कहते हैं कि कोई भी अगर आपका मूविंग चार्ज है वो क्या करता है, उसके पास दूसरा चार्ज लाएं, तो मूविंग चार्ज लाएं तो वो एक फोर्स जनरेट करता है जिसे अपने मैग्नेटिक फोर्स कह देते हैं। और इस फोर्स का उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये इसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का। ये डायरेक्टली आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। क्यू तो जो आप चार्ज ला रहे हो, वी उसकी वेलोसिटी है, और बी क्या है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। बी यहाँ पे क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यानी कि जो एफ फोर्स लगता है किसी भी मूविंग चार्ज के कारण, वो इस फॉर्मूले से अपने डिफाइन करते हैं। अब बात है अपने बी का फॉर्मूला निकालना है, बी को डिफाइन करना है, बी की यूनिट डायमेंशन निकालनी है, बात इतनी है। बी यहां पे क्या है, बी को अपने बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो अपना आज का टॉपिक है। बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। बी आप जैसे ई से इलेक्ट्रिक फील्ड शो करते थे, मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं। अब क्यों करते हैं वो मुझे पता नहीं है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता लग गया। तो अब ये वेक्टर फॉर्म दी उन्होंने। अब इस वेक्टर फॉर्म को जब अपने ओपन करते हैं तो देखो, वेक्टर फॉर्म को जब अपने ओपन करेंगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और यहां पे लगाते हैं अपने एन कैप। ये वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका होता है बच्चों, ठीक है ना। आपको दिख तो सही रहा है, मुझे उम्मीद है सही दिख रहा होगा, क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। तो ये वेक्टर है, इसको ओपन किया अपने ब्रैकेट को। तो अब देखो, अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेता हूं, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड से किसी भी चीज को डिफाइन करना आसान रहता है। तो मैग्नीट्यूड के लिए या तो इसके दोनों साइड ऐसे लगाते हैं, या इसको डायरेक्ट एफ लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा कि आप कहोगे सर क्यू वी बी साइन थीटा। और यहाँ पे मैं अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पे बता भी देता हूँ कि जो एफ वेक्टर होता है, एफ वेक्टर आपका एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ये होता है एफ वेक्टर और बटा में एन कैप। क्योंकि वेक्टर को अपने ऐसे शो करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है वो मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए एन कैप होता है, जिसकी जनरली वैल्यू आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में अपने शो करते हैं। तो यहां से जब मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालते हैं तो इसको ऐसे एफ वेक्टर अपॉन एन कैप, तो मैग्नीट्यूड निकाला तो एन कैप से डिवाइड कर दिया, एन कैप से एन कैप कैंसिल, तो क्यू वी बी साइन थीटा। तो एफ का जो जनरल फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा आ गया। अब अपने पहुंचना है इस बी तक, तो बी की वैल्यू निकाल लो आप। तो आप कहोगे कि सर बी की वैल्यू आ गई एफ अपॉन में क्यू बी, सॉरी बी तो लिखा ही है, क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी साइन थीटा, क्योंकि बी की वैल्यू निकालो तो क्यू वी साइन थीटा अपॉन में चला जाएगा इसके, ठीक है। अब मेन चीज अपने ये है, बी को डिफाइन करना है। ये तो इसको क्या है, अपने जनरल डेफिनेशन में डिफाइन किया था, अब फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको डिफाइन करना है, ठीक है ना। समझ आई बात भाई, ये तो अपने इसको जनरल लैंग्वेज में, जो अपने बोलचाल की लैंग्वेज है, या आप जिस चीज को एक्सपेरिमेंट से देखते हो उस लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया। अब आपको इसको मैथमेटिकल या फिजिक्स की फॉर्म में डिफाइन करना है।
ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए किसी भी क्वांटिटी की फिजिक्स में डेफिनेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, यूनिट मान लेना होता है। कुछ जो टर्म्स होती हैं और एक टर्म को छोड़ना होता है, वो इसकी इक्वल आ जाती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बार इसको रफ कर देता हूँ मैं, जो इधर लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, अब देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि लेट, अपने मान लेते हैं अपनी तरफ से कि Q है जो वो 1 कूलम है और V है वो 1 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि V वेलोसिटी ऑफ चार्ज है, और थीटा अपने एज्यूम कर लेते हैं कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, थीटा 90 है तो 1 हो जाएगा। तो अब देखो Q भी 1 मान लिया, V भी 1 मान लिया, ये भी 1 हो गया, तो B इज इक्वल टू देन, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूं, देन B इज इक्वल टू F। ठीक है, जब अपने इतनी चीजें एज्यूम की तो B आपका F के इक्वल आया। तो इसका मतलब क्या है, अब अपने इसको डिफाइन करें, डेफिनेशन दें, तो डेफिनेशन फॉर्म में क्या कहेंगे इसको, कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो, जो आपका चार्ज है वो यूनिट हो और यूनिट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा हो, और मूव कैसे कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, तो देन उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा। ठीक है, कि अगर आपका कोई क्या हो, यूनिट चार्ज विद यूनिट वेलोसिटी और मूविंग परपेंडिकुलरी टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, तो देन क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि सर तब क्या होगा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगी, या आप कहोगे कि जो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा उसको ये अपने मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे, या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बोल देंगे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। मैं आपको नोट्स से भी चलो पढ़कर बता देता हूं। नोट्स में इसमें डेफिनेशन क्या दी हुई है कि इफ ए पार्टिकल हैविंग यूनिट चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विद यूनिट वेलोसिटी, ठीक है, ये दी हुई है यूनिट वेलोसिटी, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि तब जो उस पे फोर्स लग रहा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज एक इसमें और है कि मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड, अब ये क्या है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप कहोगे कि सर वेक्टर क्वांटिटी कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको तो अपने डिफाइन करना है भी, वेक्टर या स्केलर है। एफ वेक्टर होता है, वी भी वेक्टर होता है, दो वेक्टर क्वांटिटीज राइट हैंड साइड में आ रही हैं, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा, क्योंकि इधर अगर मान लो स्केलर आ रहा है तो इधर वाली क्वांटिटी भी स्केलर होगी। ठीक है ना, और अगर इधर वेक्टर आ रहा है तो इधर भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो समझ आई बात, तो तभी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज आती है, वो नेक्स्ट चीज इसमें क्या दे रखी है, नेक्स्ट इसमें बच्चों दे रखा है इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी यूनिट डिफाइन करते हैं अपने, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। तो यूनिट जब भी आपको निकालनी होती है इसका फॉर्मूला लेते हो, तो आप ये फॉर्मूला ले लो, V इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, तो B की जब अपनी यूनिट निकालेंगे तो देखो क्या आएगी, F की क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, Q की क्या होती है, कूलम। V की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और साइन थीटा, थीटा कांस्टेंट राशि है, एक कांस्टेंट टर्म है,
साइन थीटा कांस्टेंट होता है, साइन थीटा की वैल्यू में कोई यूनिट तो नहीं लगती, साइन थीटा की वैल्यू 1, 0, 1/√2, √3/2 ऐसे वैल्यूज होती हैं। तो वो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म की कोई यूनिट नहीं होती। तो अब देखो इसको थोड़ा सा अगर मैं अरेंज करूं, देखो ये यहां नीचे आ रहा है कूलम पर सेकेंड, तो आपको पता है आई जो करंट होता है वो Q/T होता है और ये कूलम पर सेकेंड होता है, इसको अपने क्या बोल देते हैं, एम्पियर बोल देते हैं बच्चों, एम्पियर बोल देते हैं ना कूलम पर सेकेंड को। तो यहां पे देखो बी की जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी न्यूटन और बटा में क्या आ जाएगा, एम्पियर और इनटू में मीटर। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है बच्चों, मैं यहाँ पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से ही अपने आगे वाली यूनिट्स को डिफाइन करेंगे। और समझ आई बात, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसमें ये है कि इसका एक स्पेशल नाम रखा हुआ है, ठीक है, जो न्यूटन अपॉन में एम्पियर इंटू मीटर है ना, इसका एक स्पेशल नाम रखा हुआ है। इसको देखो बच्चों अपने बोल देते हैं टेस्ला। क्या बोलेंगे इसको, टेस्ला, क्योंकि ये यूनिट टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। आपको कहे, आपसे अगर कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या है, तो आप कहोगे कि न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, या इसको टेस्ला बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आपने फोर्स की यूनिट पढ़ी है ना, फोर्स की न्यूटन होती है और न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर को टेस्ला कहा, जो क्योंकि निकोल टेस्ला एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो अपने ये ब्रांच पढ़ रहे हैं फिजिक्स की, इस पे बहुत सारी डिस्कवरीज की। तो उनके रिस्पेक्ट में, उनके सम्मान में ये नाम रखा गया है इसकी यूनिट का, टेस्ला। तो जब भी आपको टेस्ला आए तो आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि न्यूटन बटा एम्पियर इंटू मीटर होता है, क्योंकि आपको टेस्ला मिलेगा ज्यादा और टेस्ला को इस फॉर्म में याद रखना जरूरी है। तभी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिखवाई है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड वाला ये चैप्टर है ना, मैग्नेट वाला जितना भी है, इसमें यूनिट बहुत है, एक दूसरे पर डिपेंड करती है, एक दूसरे से चेंज करनी यूनिट आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब इसको एक यूनिट आपकी देखो और दी हुई है बुक में, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हालांकि वो वाली यूनिट अपने 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, बी की ही यूनिट है, टेस्ला है, और इसको उन्होंने लिखा हुआ है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब वेबर भी साइंटिस्ट का नाम है, और वेबर वैसे जो यूनिट होती है ये मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है बच्चों, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स की ये वाली यूनिट होती है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स अभी अपने 9th चैप्टर में आएगा, तो ये यूनिट कैसे बनी टेस्ला से, ये अपने को वहां पे पता लगेगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई। अब इसकी देखो क्या निकालते हैं, अपने डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे वो देखो, इस साइड में रफ कर देता हूं। वैसे तो आपको डायमेंशन निकालनी आई गई होगी, लेकिन फिर भी चलो कई बच्चों के दिमाग में होती है ये चीज। डायमेंशन निकालने से पहले एक चीज इसमें और दी हुई है, वो इसकी है सीजीएस यूनिट। ठीक है ना, वो भी देख लो आप, सीजीएस यूनिट इसकी, कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है इसकी सीजीएस जो यूनिट होती है वो होती है आपके पास गॉस। क्या होती है, गॉस होती है। और जो टेस्ला और गॉस में रिलेशन होता है वो होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस, ही होता है। और ये अगर रिलेशन आप निकालना चाहो तो ये निकाल सकते हो आप किससे, जो आपने 11वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, 1 यूनिट सिस्टम से दूसरी यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना, तो उससे निकाल सकते हो, लेकिन अपने को जरूरत नहीं है, आप ये याद रखो। ठीक है ना, गॉस इसकी क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है। और एक यहाँ पे अपने अभी क्या निकालेंगे, डायमेंशन। डायमेंशन, तो डायमेंशन जब बी की निकालोगे तो सबसे सिंपल फॉर्मूला ये लो, ये न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। तो न्यूटन की क्या होती है, m1 l1 t-2, अपॉन में एम्पियर की क्या होती है, a1, और मीटर की क्या होती है, l1। तो जो b की यूनिट आ जाएगी, सॉरी डायमेंशन, m1 रहेगा, m1 रहेगा, l1 कितना हो गया, l0, t कितना रहेगा, -2, और a -1 रहेगा। तो ये इसकी क्या आ जाएगी बच्चों, डायमेंशन आ जाएगी। समझ आई बात, ठीक है। अब और चीजें इसमें क्या है जो रह गई आपके,
और मैं आपकी बुक में देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। एक दो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, अलग अलग नेमिंग की हुई है, तो वो आपको बता देता हूँ कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके दो तीन नाम और दिए हुए हैं। तो वो नाम आपको वैसे के वैसे ही याद रखने पड़ेंगे, इसको क्या कहते हैं और किन किन नामों से अपने इसको जानते हैं। ठीक है। एक तो इसको बोल देते हैं अपने, यहीं लिख देता हूं मैं नीचे। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते थे, और अगर किसी के याद हो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को और किस नाम से आप बुलाते थे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को और क्या कहते थे, तो अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो तो उसको पता होगा कि इसको अपने बोलते थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको अपने कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरे बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। दूसरा नाम इसका जो दिया हुआ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसका नाम दिया हुआ है। और तीसरा जो इसका नाम दिया हुआ है वो भी आपको देख के बता देता हूं, क्योंकि ये नाम सीधे याद करने पड़ेंगे, ये काम कहीं नहीं आते हैं। इसको बोल देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना। और तीसरा नाम इसका क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन, ये तीन नाम इसके दिए हुए हैं। ये तीन नाम ऐसे आपके काम का आते हैं। कई बार कंपटीशन एग्जाम में वो मैग्नेटिक फील्ड ना कह के आपको कह देता फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो तब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, तो वो इसी का नाम है। तो ये कंपटीशन वगैरह में काम आता है, बाकी नहीं आता। ठीक है, तो आज इतना टॉपिक था। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो स्क्रीनशॉट इसका। तो ये छोटा सा टॉपिक था और काफी अच्छे तरीके से आपसे डिस्कस किया है। मैं काफ़ी डिटेल में करवाता हूं कि आपके समझ आ जाए सभी चीज़ें, और मुझे उम्मीद है समझ में आती होंगी। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ये चैप्टर भी अब पूरे नंबर का स्टार्ट हो चुका है। और जिन जिन बच्चों के मन में ये वहम है कि सर जो ये चैप्टर है 60% करवाओ या और, तो उनका वहम मैं निकाल देता हूँ कि इस चैप्टर में एक टॉपिक है साइक्लोट्रॉन वाला, जो कि आपका क्या है छोड़ा हुआ है 60% सिलेबस में। और सारा, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि 98% आपका चैप्टर आपको करना पड़ेगा। ये वाला 2% ही कट हुआ है इसमें से। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा कमेंट कोई मत करना कि सर आप 60% करवाओ या और, ये वाला टॉपिक मैं छोड़ दूंगा। इसमें थोड़ा बहुत आपको करवाऊंगा, बाकी छोड़ देंगे। और ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, और बाकी सारा चैप्टर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।